एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चारू जैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी अरु के बर्थ से लेकर उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की और उसके एमआरआई की। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हमने कैसे डिसाइड किया कि हमको उसकी सर्जरी करवानी है। जब हम किसी से मिलते थे तो लोग पूछते थे कि इसके फोरहेड पर ऐसा ही रहेगा क्या, या ये लाइफ टाइम ऐसा रहेगा, या ये बम्प हट जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो एज अ पेरेंट्स हम तो आंसरेबल थे, बट अरु जब बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, तो उसको कितना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील होगा कि मैं और बच्चों जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरे फोरहेड पर ऐसा क्या है। तो वो तो ये सब चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पाएगा और बच्चे उसको कितना टीज़ करेंगे। तो मतलब, और जैसे मैं आरू के पिक्स अपलोड करती थी कैप लगाकर, तो लोग पूछते थे कि इसको आप हमेशा कैप लगा कर ही रखते हो। तो मैं बोलती थी नहीं, कभी दोनों कैप पहनते हैं, कभी दोनों कैप नहीं पहनते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें थी जो हमारे माइंड में थी। तो बस यही सब सोचकर हमने डिसाइड किया कि हम इसकी सर्जरी करवाएंगे। मेरी सिस्टर नैन्सी बीपीडी कर रही है बड़ौदा में। तो उसके किसी प्रोफेसर ने बोला होगा उसको कि ये जो बेबी है इसके मीन्स कि इसका ये जो बम्प है ये ट्राइगोनोसिफली होता है। मैंने बोला नहीं, ऐसा हमने उसको तो मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप एज अ पेरेंट अपने बेबी के बारे में कुछ बुरा सुनना ही नहीं चाहते हो। तो फिर हमने उसको मना कर दिया, बट हमने सोचा कि बट मेरे माइंड में आया कि शायद ऐसा हो भी सकता है। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने ऐसे गूगल किया, देखा कि हाँ ऐसा ही है। मुझे लगा कि अब तो अरु को ये है ही। ये जो ट्राइगोनोसिफली होती है ये 2000 में से किसी एक बेबी को होती है, और अरु अरु को वो हो गया। मतलब बैड लक था हमारा उसका कि उसको ये हो गया, बट गुड लक था कि हमारे पास फैमिली में डॉक्टर्स थे जो हमें गाइड करने के लिए थे, और सारे सर्कमटेंसेस ऐसे बने कि ये जो बैड टाइम था वो भी गुड टाइम में कन्वर्ट हो गया। बट हम खुद से ही डिसाइड नहीं कर सकते थे कि अरु को क्या है या हमें क्या करना चाहिए आगे। तो हमने अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि आप एक न्यूरो फिजिशियन को दिखाओ, ब्रेन के रिगार्डिंग वही आपको बेटर कंसल्ट करेंगे कि मतलब क्या करना है आगे बेबी के लिए। फिर हमने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि हाँ ये ट्राइगोनोसिफली ही है। उन्होंने इसके सिम्टम्स बताए, पॉसिबिलिटीज़ बताई कि आगे अरु के साथ क्या हो सकता है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि इस केस में सर्जरी भी हो सकती है। ये मुझे बताया मेरे जो भैया डॉक्टर हैं दिल्ली में, सिंकू भैया, उन्होंने। और बाकी हमें हमारी रिसर्च से पता चला कि हाँ इस केस में सर्जरी होती है। फिर लव ने यूट्यूब पर सारे वीडियोस देखे कि सर्जरी में कितना टाइम लगता है, सर्जरी में कैसे करेक्शन होता है, वो करेक्शन होके बेबी कैसा दिखेगा, उसका फोरहेड कैसा हो जाएगा। मतलब हमारे पास जितना टाइम था वो सब बेबीज़ में चला जाता था, और उसके बाद जो टाइम बचता था वो हमारे ये सब रिसर्च करने में चला जाता था। और जो मेरे दोनों भैया डॉक्टर हैं दिल्ली में और मुंबई में, मतलब उन्होंने इतनी हेल्प करी, उनकी वजह से ही सब कुछ इतना इजीली पॉसिबल हो पाया। बिकॉज़ आपके घर में डॉक्टर होते हैं तो वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मतलब एक होता है ना, एक आपको एक पाथ मिल जाता है कि आपको इस पाथ पे ही चलना है, तो आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो वो दोनों भैया ने हमारी हेल्प करी, तो ये सब कुछ इतने अच्छे से पॉसिबल हुआ। फिर सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमने रिसर्च की, हमको पता चला कि जो सूचर्स ज्वाइन हुए हैं उसकी वजह से ब्रेन को स्पेस नहीं मिलेगा डेवलप होने के लिए। फिर हमारी टेंशन थोड़ी और बढ़ गई कि हमने फिर भैया को कॉल किया। मैं कहा भैया मैंने ऐसे ऐसा पढ़ा कुछ गूगल पर। तो भैया ने बोला हाँ, जो जापानीज़ होते हैं वो ये मानते हैं कि ये सर्जरी अगर आप करवाओगे तो ब्रेन को अच्छा स्पेस मिलेगा डेवलप होने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि अगर ये सर्जरी नहीं करवाएंगे तो मतलब उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मतलब फिर मेरे को और इतनी टेंशन हो गई कि मतलब वो अरु पीछे रह जाएगा आपसे, वो साथ में स्कूल नहीं जा पाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि पूरा मेरे माइंड में तो सुनामी ही आ गई थी कि मेरे दोनों बेबी ट्विंस हैं, मुझे लगता है कि दोनों को एक साथ ही आगे बढ़ना है। तो बट फाइनली मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया। फिर वो सब रिसर्च चल ही रही थी, दोनों भैयाओं से बात हो ही रही थी। ये जो सूचर्स ज्वाइन हुए हैं इसको ट्राइगोनोसिफली बोलते हैं। तो ये सिंड्रोमिक तो नहीं है, मीन्स ये किसी सिंड्रोम के साथ कंबाइंड तो नहीं हो गए। मगर अगर कोई सिंड्रोम होता तो बेबी आपका स्पेशल चाइल्ड में चला जाता है। मतलब ये तो अब मैं क्या बोलूँ कि हमारा वो टाइम कैसा निकल रहा था कि डेली हमारे को एक नई बात पता चलती थी, और डेली बस पूरे दिन वही सब कुछ हम डिस्कस करते रहते थे कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना।
मतलब सिंड्रोम्स, जो सिंड्रोम होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं और सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ बच्चों की जो आइज़ होती है ये बड़ी हो जाती है, डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, कुछ को हियरिंग में प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स के अलग अलग सिम्टम होते हैं। फिर एक दिन मुझे जो मेरे मुंबई में जो डॉक्टर हैं पिंकू भैया, उनसे एक नई बात और पता चली कि अगर ब्रेन को आगे यहाँ मतलब यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा तो वो या तो बैक साइड से बाहर निकल आएगा हेड, या फिर ये साइड में से बाहर निकल आएगा। तो मतलब वो बच्चा देखने में कितना अजीब लगेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। फिर उसके बाद पता चला कि फिर कुछ रिसर्च से पता चला कि ब्रेन के डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकल के आ रही थी, डेली डेली नई कुछ बातें निकल के आती थी और वो सब चीज़ों पे ही डिस्कशन होता रहता था। फिर उसके बाद सिंकू भैया से बात हुई एंड हमने डिसाइड किया कि मेरे भाई की मैरिज थी कानपुर में, तो हम लोगों को उधर जाना ही था। तो भैया ने बोला कि यहाँ पे दिल्ली में भी मैं डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेता हूँ, तो यहाँ पे एक बार अरु को दिखाएंगे। उसके बाद हमने दिल्ली मैक्स साकेत में भैया की हेल्प से डॉक्टर्स को दिखाया और गंगाराम हॉस्पिटल में एक मौसी जी हैं, उनकी हेल्प से हमें बहुत इजीली अपॉइंटमेंट मिल गई, तो हमने वहाँ पे भी दिखाया। फिर वहाँ पे भी 3-4 डॉक्टर्स को दिखाने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, दिल्ली में तो नहीं कराएंगे। उसके बाद हम लोग सूरत वापस आ गए। मतलब हम लोग पूरा माइंड प्रिपेयर करके गए थे कि हम अरु की सर्जरी करा के ही वापस आएंगे, बिकॉज़ जो बेस्ट टाइम होता है सर्जरी का वो बिफोर 1 ईयर होता है। क्योंकि कैसे होता है कि बेबीज़ के बोन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो और बेबी अच्छे से रिकवर भी कर जाते हैं। सूरत वापस आ गए। फिर उसके बाद भैया, दोनों भाइयों ने आपस में बात की। भैया ने बोला कि मुंबई हॉस्पिटल में एक बार वहाँ पर पता चला कि एक डॉक्टर सी देव पुजारी जी हैं, तो उनको हम एक बार कंसल्ट करते हैं। फिर भैया ने वहाँ अपॉइंटमेंट लिया, हम वो सर से मिले। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन्स इन इंडिया। हमने वो सर को दिखाया तो हमने पूछा, सर ने बोला कि हाँ ब्रेन को स्पेस मिलेगा, बट ये पूरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, इसमें हम ब्रेन को टच नहीं करेंगे। तो हमको थोड़ा रिलीफ मिला कि हाँ ब्रेन को टच नहीं करेंगे। मतलब ये तो हम पहले वीडियोस में देख सकते हैं, बट होता है ना कि आप जिस डॉक्टर से सर्जरी करवाने वाले हो या जिसके पास आप रिसर्च करने गए हो, कंसल्ट करने गए हो, वो आपको थोड़ी ऐसी बातें बताता है तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो सर ने हमको बोला कि इसमें ब्रेन को टच नहीं करेंगे, बट ये पूरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। फिर सर से हमें कुछ और भी पूछना था सर कि सर इसमें कोई लाइफ रिस्क तो नहीं है। होता है ना, एज अ पेरेंट्स आप इतना बड़ा डिसीजन लेने जाते हो तो आपको कितनी टेंशन होती है कि सर्जरी में कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो हमने सर से पूछा कि सर ऐसा कुछ लाइफ रिस्क तो नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, लाइफ का कोई रिस्क नहीं है, बट इसमें मेन इशू है ब्लड लॉस। क्योंकि 4 से 5 घंटे की सर्जरी होगी तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन उस टाइम तक बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब सर्जरी के टाइम पे वो ब्लड देंगे बच्चे को, वो ठीक है, बट उस टाइम तक भी आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम लोग सूरत वापस आ गए। फिर दोनों भैयाओं से डिस्कशन हुआ। भैया ने बोला कि डॉक्टर कैसे लगे, सिंकू भैया ने। तो हमने बोला डॉक्टर अच्छे लगे, जेन्युइन लगे। उन्होंने, सर ने बताया कि ऐसा सा सर्जरी होगा, ऐसा सा टाइम लगेगा, लाइफ रिस्क नहीं है, ये सब बातें डिस्कस हुई। तो फाइनली उनके एक्सपीरियंस पर, सी देव पुजारी सर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, ये सब रिसर्च करी थी पिंकू भैया ने, मुंबई वाले भैया ने। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो फाइनली हम मुंबई हॉस्पिटल में ही कराते हैं। फिर भैया ने बोला कि अब तुम दोनों डिसाइड करो कि क्या करना है। फिर हमने बोला कि भैया सर्जरी तो करवानी है, बिकॉज एज अ पेरेंट्स आप ही अपने बच्चों के लिए बेस्ट सोच सकते हो और सब कुछ अच्छा ही करना चाहते हो। तो 5 मंथ्स का था तब हमने डॉक्टर सी देव पुजारी सर को कंसल्ट किया था। उसके बाद उन्होंने फिर जब वो 6.5 मंथ का हो गया तब का अपॉइंटमेंट दिया था हमें। 2 जुलाई 2019 को एडमिट होना था, अरु को एडमिट करना था, और 4 जुलाई 2019 में उसका सर्जरी था। फिर हम 2 जुलाई 2019 को मुंबई गए। मेरे पास अरु का वो पिक है जब हम जा रहे थे, वो मेरे पापा की गोद में है। मेरे मम्मा पापा का भी मुझे बहुत सपोर्ट था। जब बच्चों का बर्थ हुआ था तो वो 3 मंथ हमारे साथ रह कर गए थे और सब कुछ सिखा कर गए थे कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है। बच्चे का सर्जरी था तब भी वो लोग 1 मंथ के लिए हमारे पास आए थे। फिर जब वो उसका एडमिशन हुआ था तो उसको एक पास मिला था, गेट पास, बाबा भव्यम जैन, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 2 की इवनिंग में हम मुंबई पहुंच गए थे। फिर अरु को उन्होंने एडमिट किया
अरू के टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किया, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, और भी बहुत सारे टेस्ट हुए। फिर अलग अलग डॉक्टर्स की टीम आई, सब ने अरू की बर्थ से लेकर अभी तक की हिस्ट्री पूछी, उसकी एक्टिविटीज़ पूछी। उन्होंने आप्त को भी देखा, और आप्त हमारा थोड़ा अर्ली है, मीन्स उसने सारी एक्टिविटीज़ अपनी एज से पहले ही की हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी नर्सेज अरू के साथ मतलब वो खेलते ही रहे। फिर उसके बाद अलग अलग डॉक्टर्स की टीम में कॉस्मेटिक टीम थी, पीडियाट्रिक डॉक्टर की टीम थी, न्यूरो की टीम थी, जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक के डॉक्टर्स आए। सब ने मतलब अलग अलग डॉक्टर्स ने फादर से अलग और मदर से अलग हिस्ट्री पूछी। और मैंने सारे डॉक्टर से एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर लाइफ का कोई रिस्क तो नहीं है। मतलब मुझे इतनी टेंशन थी कि बाकी सब कुछ तो शायद ठीक हो ही जाएगा, बट लाइफ का कोई चांस नहीं होना चाहिए। तो सब डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, लाइफ का कोई रिस्क नहीं है, बाकी जो रिस्क है वो आपको कल हम बताएंगे। सेम डे इवनिंग में मैं अपने ताऊ जी के घर पे चली गई थी। उनका भी हमें इतना सपोर्ट था कि मतलब मैं हॉस्पिटल आती थी तो ताई जी मुझे, मेरा, पापा का और लव का खाना पैक करके देती थी, और ताऊ जी मुझे हॉस्पिटल छोड़ते थे, फिर मुझे रात को लेकर जाते। मतलब होता है, मुंबई में रहकर भी उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, बिकॉज़ शायद यही तो होती है फैमिली। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल में आई तो फिर डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स ने हमको बताया कि मतलब आफ्टर सर्जरी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। पहला सिम्टम उन्होंने बताया कि बच्चे को वॉमिट होने के बहुत चांस रहते हैं। मतलब होता है कि सर्जरी के बाद उसको आप ज़्यादा दूध नहीं पिला सकते, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में उसको दूध पिलाओ, और हो सकता है कि वो बहुत वॉमिट करे। दूसरा उन्होंने बताया कि उसको फिट्स आ सकते हैं, बस मीन्स उसको दौरे पड़ सकते हैं। तो मतलब मैंने बोला दौरे पड़ सकते हैं तो उसमें कुछ और तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको भी ऐसा सिम्टम्स हो। मतलब ओवरऑल वो जो डॉक्टर आए थे वो पेरेंट्स का माइंड सेट करने आए थे, बिकॉज़ आफ्टर सर्जरी पेरेंट्स अपने बेबी को देख के पैनिक ना हो जाएं और ज़्यादा टेंशन ना लें। तो डॉक्टर ने बताया कि उसको सिम्टम्स बता दिए। फिर डॉक्टर ने बताया कि आफ्टर सर्जरी उसके फेस पर बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, और वो शायद 4 से 5 दिन में जाएगी। उसको इतनी स्वेलिंग हो जाएगी कि उसकी जो पूरी, मतलब उसका जो अरू का फेस इतना सा था, और आफ्टर सर्जरी उसका फेस इतना बड़ा हो गया था, उसकी पूरी आइज़ इतनी मोटी मोटी हो गई थी, पूरे लिप्स, नोज़, मतलब उसको बहुत स्वेलिंग थी। तो डॉक्टर ने बोला कि उसको इतनी स्वेलिंग आ जाएगी कि वो अपनी 3-4 दिन तक आइज़ नहीं खोल पाएगा, और इसलिए वो बहुत रोएगा। बिकॉज़ जब बच्चा सो रहा है तो ठीक है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, और जब बच्चा जग रहा है तो भी उसको कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो बहुत रोएगा। तो ये सब आपको हैंडल करना है। फिर जो डॉक्टर ने हमें एक और बात बताई कि उसके जो हेड पर जो स्टिचेस आएंगे उसके लिए आपको एक मंकी कैप ला कर रखना होगा। फिर उस दिन भी सारे उसके टेस्ट होते रहे। उसके हाथ में आईवी लगा दिया। आईवी मतलब जैसे जो ड्रिप लगाते हैं तो उसके लिए जो यहाँ पर वो लगाते हैं उसको आईवी बोलते हैं। तो जब उसके आईवी लगा तो वो इतना रोया, मतलब आज उस दिन से पहले अरू कभी इतना नहीं रोया था। वो इतना रोता ही रहा, बिकॉज़ क्या होता है, बच्चों में वेंस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बहुत रोया। फिर इवनिंग में मैं ताई जी के घर पे चली गई। मतलब मुझे इतना अजीब लगता था अरू को छोड़कर जाना कि उससे पहले वो कभी मुझसे दूर नहीं रहा। फिर एकदम से फिर वहाँ पे हॉस्पिटल से घर चली जाती थी कि नाइट को लास्ट 12 बजे तक उसको फीड करा सकते थे, बिकॉज ऑपरेशन के पहले स्टमक खाली होना चाहिए। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसकी सर्जरी कैसी हुई, उसकी अपीयरेंस कैसी हो गई, उसको क्या सिम्टम्स शो हुए। और तब तक आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे हिट ज़रूर करिए, जिससे जो भी मैं आपको अपनी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।